गरीब की दो जादुई रसोई। जल्दी से खिचड़ी बनकर तैयार हो जाए, बड़ी जोरों की भूख लग रही है। आरती, अरे ओ आरती, कहाँ है तू? मैं यहाँ हूँ, चूल्हे पर खाना बना रही हूँ, आजा अंदर। आज खाने में क्या बना रही है? शाही पनीर की सब्जी बना रही हूँ, खाएगी क्या? क्या सच में? दिखा तो जरा। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो खिचड़ी बना रही हूँ। बीमारों वाला खाना कौन खाएगा, तू ही खा। हम गरीबों की किस्मत में शाही पनीर कहाँ खाने को लिखा है, वो तो कभी कभार किसी की शादी में ही मिलता है खाने को। वो तो सही कहा तुमने, पिछली बार बरखा की शादी में खाया था। मैं तो कहती हूँ तू भी अपने माँ बाबा से कहकर अपने लिए एक अच्छा लड़का ढूंढकर शादी कर ले। क्या कहा? शादी? तुझे भला मेरी शादी कितनी जल्दी क्यों हो रही है? अरे जब तेरी शादी होगी तभी तो मुझे शाही पनीर खाने को मिलेगा। अरे मेरी शादी में कहाँ से तुझे शाही पनीर खाने को मिलेगा? मेरे घर की हालत तो तू जानती ही है। बाबा जमींदार के खेतों में काम कर कर 2 वक्त का खाना खाने के लिए बड़ी मुश्किल से 2 पैसे जुटा पाते हैं। मुझे तो अपने माँ बाबा के लिए अभी बहुत कुछ करना है। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूँगी, अभी माँ बाबा को मेरी जरूरत है। ये कहते हुए आरती अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ देखने लगी। काश मैं अमीर घर में पैदा होती तो कितना मजा आता। मैं सारा दिन भर बस शाही पनीर ही खाती रहती। लगता है तो शाही पनीर की बड़ी शौकीन है। और क्या, मेरा बस चले तो मैं सोते जागते उठते बैठते बस शाही पनीर ही खाती रहूं। अरे बस कर रानी, अब क्या पूरी दुनिया से शाही पनीर खत्म करके ही मानेगी? काश मेरे पास कोई जादुई छड़ी होती, कितना अच्छा होता। फिर तो मैं जादुई छड़ी से अपनी हर इच्छा पूरी करती। तू और तेरी जादुई छड़ी। इसके लिए तुझे किसी परी को बुलाना पड़ेगा। ये सब बातें छोड़, आजा मिलकर गरम गरम खिचड़ी खाते हैं। नहीं, मुझे नहीं खानी खिचड़ी, तू ही खा, मैं चलती हूँ। असल में आरती बहुत गरीब थी, लेकिन रानी के घर की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी। एक दिन आरती ने शहर जाकर काम करने का मन बनाया। आरती, मैंने सुना है तुम काम करने शहर जा रही हो। हाँ रानी, मैं शहर जाकर काम करूंगी और पैसे कमा कर लाऊंगी। बाबा भी अब बीमार रहने लगे हैं, उनसे काम भी नहीं हो पा रहा। मैं भी चाहती थी तेरे साथ चलूं, लेकिन शहर में हमें नौकरी देगा कौन? इतना बड़ा शहर है, कहीं ना कहीं काम हमें मिल ही जाएगा। अगर तू भी मेरे साथ चलना चाहती है तो चल सकती है, दोनों साथ चलेंगे तो एक दूसरे का साथ रहेगा। चल ठीक है, मैं भी चलती हूँ, 2 पैसे मैं भी कमा लूंगी। रानी और आरती थी तो बचपन की सहेलियाँ, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। रानी बिना मेहनत किए अमीर बनना चाहती थी, वहीं आरती दिल की बहुत अच्छी थी और बहुत मेहनती थी। दोनों नौकरी की तलाश में शहर चली गई और काफी कोशिशों के बाद उन्हें एक दुकान पर सफाई का काम मिला, जहां रानी दिन भर में थोड़ा बहुत ही किया करती, वहीं आरती पूरी लगन के साथ दिन भर काम में लगी रहती। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। उन दोनों को अब अपने घर की याद सताने लगी। फिर वो दोनों काम पर से छुट्टी लेकर घर की ओर चल पड़ी। यार आरती, देख तो जरा, उस कंजूस सेठ ने हमें कितने कम पैसे दिए हैं। इतने पैसों में भला क्या होगा? मैं तो यहाँ वापस नहीं आऊंगी। हाँ, हम जितना काम करेंगे उतने ही तो पैसे मिलेंगे। तू बस 2-4 घंटा काम करके बैठ जाया करती थी, उसी हिसाब से सेठ ने तुझे पैसे दिए हैं। हाँ ठीक है, मुझे पता है मैंने कितने घंटे काम किए हैं। हाँ, इससे अच्छा तो गांव में रहती तो सही था। काम करते करते मेरे गोरे हाथ भी काले पड़ गए। अच्छा ठीक है, नाराज क्यों होती हो? अच्छा बताओ, तुम इन पैसों का क्या करोगी? मैं इन पैसों से सबसे पहले तो शाही पनीर खाऊंगी, उसके बाद सोचूंगी बाकी पैसों का मुझे क्या करना है। तू और तेरा शाही पनीर। अच्छा ठीक है, चल सामने ही ढाबा है। क्या ढाबा? फिर तो मैं पेट भरकर शाही पनीर खाऊंगी। रानी ने अपने लिए फुल प्लेट शाही पनीर का ऑर्डर किया, वहीं आरती ने दाल रोटी खाई। आज तो मजा ही आ गया शाही पनीर खाकर। घर जाकर अब तो मैं चैन से सोऊंगी। उसके बाद दोनों सहेलियां अपने अपने घर की ओर चल पड़ी। आरती की माँ उसे देख बहुत खुश हुई। आ गई बिटिया, पूरे 2 महीने बाद तुझे देख रही हूँ। कैसी है बिटिया? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? बिटिया तेरे बाबा काम ढूंढने गए हैं। काम ढूंढने? पर वो तो खेतों में काम करते थे ना? हाँ बिटिया, पर तेरे जाने के बाद गांव में भुखमरी फैल गई। गांव के लोग काम की तलाश में शहर जा रहे हैं। ज्यादा बारिश होने की वजह से फसलें सारी खराब हो गई है। हर घर में अनाज की किल्लत हो रही है। सभी पानी मिलाकर पतली दाल और चावल खा रहे हैं
और वो भी बच्चों को पूरा नहीं पड़ रहा। गांव वालों को बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भगवान जाने आगे क्या होगा। अरे बातों ही बातों में मैं तो दाल चावल चढ़ाना ही भूल गई। तू आराम कर, मैं खाना बनाती हूँ, तेरे बाबा आते ही होंगे। नहीं माँ, आप बैठो, खाना मैं बना देती हूँ। आरती ने रसोई में देखा तो थोड़े से ही दाल चावल डिब्बे में रखे थे। ये तो अभी भर के लिए ही है, चलो जल्दी से बना लेती हूँ, कल के लिए राशन मैं बाद में ले आऊंगी। आरती ने चूल्हे पर दाल चावल बनाया और माँ बाबा को परोसा। बिटिया, तुम्हारी थाली कहाँ है? माँ, मैं खा लूंगी, पहले आप खा लीजिए। बहुत दिनों बाद बिटिया के हाथ के बने दाल चावल खाए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। माँ बाबा को खाना परोसकर आरती ने रसोई में जाकर जब अपनी थाली लगाई तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई है क्या? कोई मुझ भूखी बुढ़िया को खाना खिला दो। आरती ने अपना खाना छोड़ झट से दरवाजा खोला। मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मेरे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं है, कुछ खाने को मिलेगा? एक सूखी रोटी ही दे दो मुझ बुढ़िया को खाने को। आओ अम्मा, अंदर आओ, आप यहाँ बैठो, मैं अभी आई। आरती ने बूढ़ी अम्मा को चटाई पर बिठाया। थोड़ी देर बाद आरती बूढ़ी अम्मा के लिए दाल चावल ले आई जो उसने अपने लिए परोसा था। अब बर्तन में उसके खाने लायक कुछ भी नहीं बचा था। बूढ़ी अम्मा ने खुश होते हुए खाना खाया। बिटिया, तुमने मेरी कई दिनों की भूख मिटा दी। वैसे बिटिया, तुम्हारा नाम क्या है? जी, आरती नाम है मेरा। बिटिया, तुम्हारे लिए तो खाना रखा है ना? हाँ अम्मा, मेरे लिए खाना रखा हुआ है, आप मेरी चिंता ना करें। आरती की बात सुन बूढ़ी औरत खुश होते हुए आरती के सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। नहीं अम्मा, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए। आरती की बात सुन बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल एक बड़ी सी हांडी उसके सामने थी। बिटिया, आज से ये हांडी तुम्हारी है। नहीं नहीं अम्मा, मैं इतनी बड़ी हांडी लेकर क्या करूँगी? खाना बनाने के लिए बर्तन है मेरे पास। बिटिया, ये ऐसी वैसी हांडी नहीं है, ये जादुई हांडी है। तुम इसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी डाल देना, फिर तुम जो चाहोगी इसमें वो पकवान बनकर तैयार हो जाएगा। इस हांडी की वजह से तुम्हारी रसोई जादुई बन जाएगी और तुम अपनी जादुई रसोई की मदद से भूखे लोगों को खाना खिला पाओगी। बस मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी लालच मत करना। बूढ़ी औरत की बात सुन आरती का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद किया। अचानक बूढ़ी औरत कहीं गायब हो गई। उसके बाद आरती ने हांडी ले जाकर जैसी ही रसोई में रखा, उसकी रसोई सोने की तरह चमकने लगी। उसकी रसोई अब जादुई हो चुकी थी। रसोई की हर चीज चमक रही थी। आरती ने झट से हांडी में पानी डाला और ऐसा करते ही जादुई रसोई ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया। आरती ने ये बात अपने माँ बाबा को बताई तो ये बात सुनकर वो दोनों भी बहुत खुश थे। बिटिया, अब तो हमें खाने पीने की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हाँ माँ, अब जादुई रसोई और हांडी की मदद से हम पेट भर खाना खा सकेंगे और दूसरों को भी खिला पाएंगे। आरती अब दिन भर हांडी में पानी डालकर उसमें बना स्वादिष्ट तैयार पकवान गरीब लोगों को खिलाने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब गांव से भूखमरी की समस्या खत्म हो गई। सभी को पेट भर खाना मिलने लगा। जब ये बात आरती की सहेली रानी को पता चली तो उससे रहा नहीं गया और फिर सच्चाई का पता लगाने आरती के घर आई। क्या बात है आरती, मैंने सुना है तू दिन भर लोगों को स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाती रहती है, लेकिन कैसे? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? खुद खिचड़ी बनाकर गुजारा किया करती थी, आज मटर पनीर तो कभी बिरयानी, कभी कड़ी चावल और अनेक तरह तरह के पकवान बनाकर खिला रही है। बता ना, तू ये सब कैसे कर रही है? क्या कोई जादुई छड़ी हाथ लगी है? बता ना मुझे। बताती हूँ, पहले बैठ तो जरा, मैं तेरे लिए शाही पनीर लेकर आती हूँ। इतना कहकर आरती रसोई में गई और हांडी में थोड़ा सा पानी डाला और शाही पनीर बनकर तैयार हो गया। ये सब छिपकर रानी ने देख लिया। ओह अच्छा, तो महारानी के पास ये जादुई हांडी है और इसकी रसोई कैसे सोने की तरह चमक रही है। आखिर ये सब माजरा क्या है, मैं पता लगा कर ही रहूंगी।
रानी तुरंत जाकर कमरे में बैठ गई, जैसे कि उसने कुछ नहीं देखा। ये लो रानी, गर्मा गर्म शाही पनीर की सब्जी खाओ। अरे वाह आरती, तुमने तो इतनी जल्दी शाही पनीर की सब्जी भी बना ली, पर कैसे? भोली भाली आरती ने रानी को अपनी जादुई रसोई और हांडी के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया, जिसे सुन रानी के मन में लालच आ गया। इस हांडी को तो मैं लेकर ही रहूंगी। बेवकूफ आरती तो मुफ्त में सबको इतना बढ़िया खाना बांट रही है। मैं तो इसकी मदद से खाना महंगे से महंगे दाम में बेचकर खूब पैसे कमाऊंगी। अरे रानी, क्या सोचने लगी? खाना खाओ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। कुछ नहीं खा रही हूँ। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर एक रात रानी दबे पांव आरती के रसोई में दाखिल हुई और जादुई हांडी के बदले एक साधारण हांडी रख दिया। अब मेरी रसोई भी जादुई हो जाएगी। फिर मैं इस जादुई हांडी की मदद से खाने के बदले लोगों से ढेर सारे रुपया पैसा लूंगी और कुछ दिनों में अमीर हो जाऊंगी। वारी रानी, तेरा जवाब नहीं। अगली सुबह रानी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसने सोचा था। वो जादुई हांडी की मदद से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाकर लोगों को बेचने लगी। वहीं दूसरी ओर आरती जब अपनी रसोई में गई और उसने अपनी हांडी में जब पानी डाला तो उसमें से एक भी पकवान बनकर बाहर नहीं आया। ये देख आरती को बड़ी हैरानी हुई। अरे ये क्या, हांडी में से पकवान बनकर बाहर नहीं आया? अब मैं लोगों को क्या खिलाऊंगी? और मेरी रसोई पहले जैसी क्यों दिखाई दे रही है? इसकी सोने जैसी चमक कहाँ गई? कहीं इसका जादू खत्म तो नहीं हो गया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो किसी प्रकार का लालच बिल्कुल भी नहीं किया। फिर ये हुआ कैसे? आरती को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोच में पड़ गई। तभी शाम होते होते गांव में हड़कंप मच गया। शोर शराबा सुन आरती जब घर से बाहर निकली तो देखा चारों तरफ पानी ही पानी था, जैसे कि भयंकर बाढ़ आया हो। सभी पानी में डूब रहे थे। हे भगवान, ये सब क्या है? अचानक गांव में इतना सारा पानी कहां से आ गया? भगवान कुछ कीजिए, मेरे गांव को बचा लीजिए। आरती का इतना कहना ही था कि तभी वही बूढ़ी औरत उसके सामने प्रकट हो गई। ये लोग अपनी करनी का फल भुगत रहे हैं। अम्मा आप, लेकिन इन्होंने क्या किया? तुम्हारी सहेली रानी के मन में लालच आ गया था। वो तुम्हारी जादुई हांडी को चुराकर अपने घर ले गई और अपनी जादुई रसोई में से स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाकर लोगों को ऊंचे दामों में बेचने लगी। और जब गांव वालों को इस जादुई हांडी के बारे में पता चला तो वो सब मिलकर इस हांडी को छीनने में लग गए। बस इसी छीना झपटी में हांडी का पानी नीचे गिर गया और इस गांव में बाढ़ आ गई। अम्मा कृपया कर इन सबको बचा लीजिए। इन सबकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ठीक है बिटिया, रुको, मैं कुछ करती हूँ। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा ने कुछ मंत्र पढ़े और फूंक मारा और देखते ही देखते बाढ़ का पानी धीरे धीरे गायब होता चला गया। रानी और सब गांव वालों ने मिलकर अम्मा से माफी मांगी और सबने कभी लालच ना करने की कसम खाई और इस तरह सब ठीक हो गया। जादुई 3 जल परी बहनें। ये कहानी है समंदर की दुनिया की, जहाँ पर बहुत सारी जल परियां रहा करती थीं। उसी समंदर में एक सुंदर सी जल परी अपनी 3 खूबसूरत बेटियों के साथ रहती थी। वो बहुत ज्यादा अमीर थी। उस जल परी के पास तरह तरह के सुंदर हीरे और मोती थे। वहीं दूसरी तरफ जल परी की तीनों बेटियां बहुत ही शरारती थी। जब भी उनकी माँ घर पर नहीं होती तो वो तीनों समंदर से बाहर आ जाती थीं और जादुई मोतियों का हार पहनकर खुद को इंसानों में बदल लेती और फिर शहर में घूमा करती। ऐसे ही एक दिन वो तीनों रूप बदलकर समुंदर से बाहर आ जाती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि इंसानों की जिंदगी इतनी मजेदार होती है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी माँ हमें हर वक्त इंसानों के बीच में जाने से मना करती है। अरे हमारी माँ बुढ़ी हो गई है, उसकी अकल पर जंग लग गया है, इसलिए वो हमेशा बहकी बहकी बातें करती है। अगर हम अपनी माँ की बातें सुनते रहे तो हमारी भी जिंदगी उनकी तरह ही बकवास हो जाएगी। अरे वो देखो, सामने क्लब है, वहाँ पर सभी लोग नाच रहे हैं। चलो हम भी वहाँ जाकर डांस करते हैं। अरे हाँ, वहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, चलो हम भी चलें। फिर वो तीनों बहनें वहाँ से क्लब की तरफ जाने लगती हैं। वो क्लब में जाकर देखती हैं कि वहाँ पर सभी लड़के और लड़कियाँ डांस कर रहे हैं। ये देखकर वो तीनों भी झूम झूम कर डांस करने लगती हैं।
उस क्लब में मौजूद दूसरी लड़कियों को देखकर वो तीनों बहनें भी शराब पीने लगती हैं। अरे वाह, यहाँ का माहौल तो बहुत ही खुशनुमा है और सब लोग भी कितने अच्छे हैं। सच में ये किसी जन्नत से कम नहीं। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। उस दिन के बाद से वो तीनों बहनें अपनी माँ से छुप छुप कर रोजाना क्लब में जाने लगती हैं और खूब शराब पीनी और मस्तियाँ करनी शुरू कर देती हैं। फिर एक दिन उनकी मुलाकात 3 लड़कों से होती है। वो तीनों जल परियां उन लड़कों से आकर्षित होकर उनसे दोस्ती कर लेती हैं। फिर तीनों बहनें उन लड़कों के साथ मिलकर अलग अलग क्लब में जाकर पार्टियां करने लगती हैं। इसी तरह उनके दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन तीनों जल परियां आपस में बातें करती हैं। वो तीनों लड़के बहुत अच्छे हैं, हम सभी से कितना प्यार करते हैं ना, इसलिए मैं तो सोच रही हूँ कि हमें उनसे शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद हम भी इंसानों की तरह अपनी जिंदगी जी सकेंगे, नहीं तो हमारी माँ की तरह वही बोरिंग लाइफ जीनी पड़ेगी। क्यों, सही कहा ना? हाँ, तूने सही कहा। मैं भी यही सोच रही थी कि हमें उनसे शादी कर लेनी चाहिए। इस तरह हमें इस बोरिंग जिंदगी से छुटकारा भी मिल जाएगा और हमें अपनी माँ की चिक चिक भी नहीं सुननी पड़ेगी। हाँ, तुम दोनों ठीक कहती हो, लेकिन पहले हमें उन लड़कों को अपनी असलियत बतानी पड़ेगी, वरना शादी के बाद अगर उन्हें हमारी असलियत पता चल गई तो वो हमें धोखेबाज समझेंगे और हमसे नफरत भी करेंगे। फिर अगले दिन वो तीनों बहनें उन तीनों लड़कों से एक पार्क में मिलती हैं। सुनो तुम तीनों, हमें तुम लोगों को अपना एक सीक्रेट बताना है, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अरे हाँ, क्यों नहीं, तुम लोग जहाँ कहोगी हम वहाँ चलने को तैयार हैं। उनकी ये बात सुनकर तीनों जलपरियां बहुत खुश होती हैं। फिर अगले दिन वो उन तीनों लड़कों को अपने साथ लेकर समुंदर में बने हुए अपने घर पर ले आती हैं। समुंदर में इतना सुंदर महल देखकर वो लड़के हैरान हो जाते हैं। अब तुम तीनों अपना दिल थाम कर रखो और हमारा कमाल देखो। तभी वो तीनों अपने असली जल परी रूप में आकर उन्हें बता देती हैं कि वो तीनों जल परियां हैं। तो तुम लोगों ने देख लिया, हम आम इंसान नहीं बल्कि जल परियां हैं, लेकिन हम तुमसे बहुत प्यार करती हैं और तुमसे शादी भी करना चाहती हैं। तो क्या तुम लोग हमारी असलियत जानने के बाद भी हमसे शादी करोगे? उन जल परियों के घर पर बहुत सारे हीरे जवाहरात को देखकर उन तीनों लड़कों की नीयत खराब हो जाती है और वो बोलते हैं, तुम तीनों जलपरी हो तो क्या हुआ, हम फिर भी तुमसे शादी करेंगे। ये सुनकर तीनों बहनें खुशी से झूम उठती हैं। फिर अगले ही दिन वो तीनों लड़के एक बड़े जादूगर को लेकर उन जल परी के घर पहुंच जाते हैं। अरे, तुम लोग इस जादूगर को अपने साथ क्यों लेकर आई हो? तभी जादूगर अपनी शक्तियों से उन तीनों बहनों को रस्सी से बांध देता है। अब इन तीनों जलपरियों को मैं अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा और इनको हमेशा के लिए गुलाम बना लूंगा। तुझे इनके साथ जो करना है वो कर, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ इनकी दौलत चाहिए, दौलत। उसके बाद वो तीनों लड़के वहाँ पर पड़े हीरे जवाहरात को बड़ी बड़ी बोरियों में भर लेते हैं और यहाँ तीनों जल परियां अपने किए पर पछता रही होती हैं। अरे नहीं, हमारे साथ तो धोखा हो गया। हमारी माँ बिल्कुल सही कहती थी कि इंसानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमने अपनी माँ की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। काश इस वक्त हमारी माँ यहाँ पर होती तो वो हमें बचा लेती। उसके बाद वो तीनों बहनें अपनी गलती पर अफसोस करके रोने लगती हैं। अब रोने का कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से हमेशा के लिए। ऐसा कहकर जादूगर उन तीनों को खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उन तीनों जलपरियों की माँ आ जाती है और अपनी बेटियों को मुसीबत में देखकर वो जलपरी माँ गुस्से से लाल हो जाती है और उस जादूगर और उन लड़कों को सबक सिखाने के लिए अपने गले से जादुई हार उतारती है। फिर उस हार को जादूगर और उन तीनों लड़कों पर फेंक देती है। हार के जादुई हीरो की शक्तियों से उन सभी के शरीर का आकार बहुत छोटा हो जाता है। अरे ये क्या हो गया, हम तो बहुत छोटे हो गए। अरे जादूगर जल्दी कुछ करो, वरना जलपरियों की माँ हमें नहीं छोड़ेगी। जादूगर कुछ करता, लेकिन तभी जलपरी माँ सबको उठाकर कांच की बोतल में बंद कर देती है और अपनी तीनों बेटियों को रस्सियों से आजाद कर देती है। माँ, हम तीनों ने हमेशा आपका मजाक उड़ाया। आपके मना करने के बाद भी हम छुप छुप कर इंसानों के पास जाया करते थे, लेकिन आज हमें हमारी गलतियों का सबक मिल चुका है। आज के बाद हम सभी हमेशा आपकी बात मानेंगे। माँ, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं मेरी बच्चियों,
तुम तीनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे इसी बात की खुशी है। उस दिन के बाद से वो तीनों बहनें हमेशा अपनी माँ के बताए हुए रास्ते पर ही चलती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सभी अपनी अपनी जिंदगी हंसी खुशी से जीने लगते हैं।